एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 24 मार्च 2023 के करंट अफेयर के साथ। डेली के करंट अफेयर का पीडीएफ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां से आप डायरेक्टली इसे अपने एंड्रॉयड फोन पर इंस्टॉल कर सकते हो। एप्लीकेशन के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन होता है, वहीं पर डेली की पीडीएफ अपलोड होती है। ध्यान रखिए, डेली की जो करंट अफेयर पीडीएफ होती है उसमें सिर्फ आंसर की ही नहीं, उसके साथ करंट अफेयर से जुड़े हुए जितने भी स्टैटिक जीके के फैक्ट्स होते हैं वो सब भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटीज हो गई, नेशनल पार्क हो गए, या फिर फोक डांस की बात करें या फेस्टिवल की बात करें, ऐसा बहुत सारा डेटा वहां पर होता है। तो डेली पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना ना भूला करिए। सबसे पहले बात करेंगे कल के सवाल की। कल मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि अभी हाल ही में 2023 के जनवरी में इनमें से ये कौन सी वर्ल्ड वाइड कंपनी है जिसने 3500 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया था। ले ऑफ का मतलब है कि प्रॉफिट ना होने की वजह से 3500 एम्प्लॉयज को निकाला था। तो इसका सही आंसर है आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कई सारे स्टूडेंट्स ने विप्रो आंसर किया है, किसी ने मेटा आंसर किया है। देखिए, अभी हायरिंग तो बहुत सारी कंपनीज में हुई थी, लेकिन आपको डेटा के हिसाब से चलना था। 3500 एम्प्लॉय मतलब रिकॉर्ड रहा है कोविड के बाद से, अगर किसी कंपनी ने एक साथ फायर किए हैं तो वो है आईबीएम। अब चलिए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एनजीईएल ने कौन सी कंपनी के साथ अभी हाल ही में पैक्ट साइन किया है और ये इस कंपनी के साथ मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स आगे बनाएंगे। तो एनजीईएल ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ पैक्ट साइन किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की मदद से ये आगे रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर सिस्टम बेस्ड, विंड एनर्जी बेस्ड कई सारे नए प्रोजेक्ट्स ये लेकर आएंगे। ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि अगले 10 साल के अंदर इंडियन ऑयल के साथ मिलकर 60 गीगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स की स्थापना करेंगे। 60 गीगावाट बिजली बहुत होती है, तो अगले 10 साल में ये इनका टारगेट होगा। इंडियन ऑयल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में करी गई थी। इंडियन ऑयल का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इंडियन ऑयल के इस टाइम पे चेयरपर्सन है श्रीकांत माधव वैद्य। क्या नाम है? श्रीकांत माधव वैद्य। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था परसों के करंट अफेयर में कि इंडिया पोस्ट ऑफिस ने चिप रॉकेट नाम की एक कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, G20 के अंदर C20 इंसेप्शन की मीटिंग जो है, यह कौन से शहर में अभी हाल ही में आयोजित करी गई है। यहाँ पर C20 का मतलब है सिविल 20। आप देख रहे हो हर एक वो ग्रुप जिसकी मीटिंग हो रही है और उसमें 20 लगा हुआ है आगे, इसका मतलब यह है कि वो G20 के अंतर्गत ही मीटिंग आयोजित करी जा रही है। जैसे कि कभी मैं आपसे Y20 की बात करता हूं तो उसका मतलब है यूथ 20। मैं B20 की बात करता हूं तो उसका मतलब है बिजनेस 20। L20 की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब है लेबर 20। ठीक है, तो ये है C20, मतलब सिविल बेस्ड कई सारे कंसर्न को यहाँ पर डिस्कस किया है। और इसकी मीटिंग महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में आयोजित करी गई, और ये मीटिंग अभी चल रही है। 20 से लेकर 21 मार्च तक यह संपन्न करी जा रही है। ठीक है, और इस मीटिंग का दूसरा चरण भी बहुत जल्दी अभी आयोजित किया जाएगा। इस 2 दिवसीय मीटिंग में करीब 250 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया है, और 30 से ज्यादा स्पीकर्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया। जितने भी डेलीगेट्स यहाँ पर आए थे उन सभी ने उसके बाद पेंच टाइगर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखा है, और बहुत सारे और भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को नागपुर के आसपास एंजॉय किया है। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में इस टाइम पे सरकार है एक नाथ शिंदे की, और यहाँ पे गवर्नर हैं रमेश बायस। रमेश बायस पहले झारखंड के गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता में दूसरी सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कौन से शहर में आयोजित करी गई। तो यहाँ पर बात हो रही है सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की, और इसका आयोजन राजस्थान के उदयपुर में किया गया है। और इस मीटिंग का मेन उद्देश्य यह है कि G20 नेशंस आपस में फिनेंस को लेकर कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, कई सारी स्कीमें एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में लॉन्च कर सकते हैं। इसमें 90 से ज्यादा डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स मैगजीन के द्वारा अभी हाल ही में एक एनुअल लिस्ट जारी करी गई है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस की, मतलब दुनिया के सबसे महान जगहों की लिस्ट जारी करी गई है टाइम्स मैगजीन के द्वारा।
2023 की। इसमें भारत के कितने डेस्टिनेशंस हैं जिनको अंकित किया गया है? तो इस लिस्ट में टोटल अगर बात करी जाए तो दुनिया के 50 सबसे बेहतरीन स्थानों के बारे में बात कही गई है, और इसमें भारत के दो स्थानों को जगह मिली है। ये दो स्थान कौन से हैं? एक तो है लद्दाख, और दूसरा स्थान कौन सा है? ये है मयूरभंज। कौन सा है? मयूरभंज। और मुझे याद आया, कल के लिए मैं माफी चाहता हूँ, कल के वीडियो में एक चीज मैंने मिस इंटरप्रेट करी थी कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत ने 126वीं रैंक सिक्योर करी है, और मैंने वो मिस इंटरप्रेट कर दिया था गलती से 125। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाद में मैंने उसे पिन भी कर दिया था, आप लोगों ने अगर कमेंट सेक्शन में देखा हो तो। अब अगर बात करें यहाँ पर इन दो जगहों को, लद्दाख और मयूरभंज को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो लद्दाख के बारे में तो आपको तो पता ही है, यहाँ की लेक्स हो गए, माउंटेन रेंजेस हो गई, वो सब अपने आप में बहुत ही शानदार है और कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र है। लेकिन जो मयूरभंज है ये कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर? उड़ीसा में। मयूरभंज एक नीट एंड क्लीन एंड ग्रीन प्लेस है। बेसिकली इस जगह को हरियाली के लिए यहाँ की जाना जाता है। प्योर ग्रीनरी है, लेक्स हैं, वाटरफॉल्स है मयूरभंज के। पानी ऐसा है कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, आपको तली तक दिखाई दे इस तरीके से। तो मयूरभंज एक ऐसा प्लेस है जिसके बारे में बहुत कम लोग इवन जानते हैं एज अ टूरिस्ट, जिसको यहाँ पर अंकित किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, दुनिया में अगर बात करें तो और भी बहुत सारी जगह है, जैसे कि मोरक्को की कैपिटल रबात को जगह यहाँ पर दी गई है, और वॉशिंगटन डीसी को जगह दी गई है इसमें, और बुडापेस्ट को जगह मिली है, वियना को जगह मिली है, मैक्सिको सिटी को जगह मिली है, कैलिफोर्निया के योसेमाइट नेशनल पार्क को जगह मिली है। ठीक है, तो ये सारे ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है, ये दो आप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसको नॉमिनेट किया गया है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पर नियुक्त किया गया है रतन नवल टाटा को। मिस्टर रतन नवल टाटा दुनिया के सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं, रतन नवल टाटा। और ये अपने आप को बिजनेस पर्सन नहीं कहलवाते हैं, ये अपने आप को इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाते हैं। इतना ही नहीं, फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं। पूरे लाइफ में अभी तक इन्होंने बहुत सारा डोनेशन भी किया हुआ है। तो इवन इनसे पहले जो जेआरडी टाटा थे, उन्होंने तो इतना डोनेशन किया है पूरे अपने कार्यकाल में, जितनी आज की डेट में पूरी वेल्थ भी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा। मतलब जो टॉप इस टाइम पे बिलेनियर्स हैं दुनिया के, उनकी पूरी वेल्थ से कहीं ज्यादा जेआरडी टाटा ने अपने पूरे कार्यकाल में डोनेट कर दिया है। तो रतन नवल टाटा अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों की कमान को संभालेंगे। अभी मैंने आपको परसों के दिन बताया है कि टीसीएस के नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। ये कौन है? ये है के कृतिवासन। कौन है? के कृतिवासन। इन्होंने राजेश गोपीनाथ को सक्सीड किया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीसीआई, जिसको बोलते हैं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरपर्सन और एमडी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो सीसीआई के नए चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर ललित कुमार गुप्ता अपॉइंट किए गए हैं। कौन? ललित कुमार गुप्ता। और सीसीआई जो है, इसको बोलते हैं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आती है, और भारत सरकार जितना भी कॉटन एक्सपोर्ट करती है वो सब इन्हीं के मानकों पर करती है। और अभी कुछ टाइम पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है रोहित जावा। क्या नाम है? रोहित जावा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में म्यूजिक एकेडमी के द्वारा संगीत कला निधि अवार्ड 2023 के लिए किसको सम्मानित किया गया है? तो 2023 के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है बॉम्बे जयश्री को। किसको? बॉम्बे जयश्री को। और ये वोकलिस्ट हैं, कार्नेटिक वोकलिस्ट आप इन्हें बोल सकते हो। और इसके अलावा एक और यहाँ पर सम्मान आपको ध्यान रखना है। इस बार का अगर आपसे पूछा जाए, मतलब 2022 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? सरस्वती सम्मान। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये तमिल राइटर है और इनका नाम है शिवा शंकरी। क्या नाम है? शिवा शंकरी। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, बॉम्बे जयश्री ये तो वोकलिस्ट हैं, इनको 2023 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करी जाए कि 2023 का नृत्य कला निधि किसको दिया गया है? नृत्य कला निधि ये डांस फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है, नृत्य कला निधि। तो ये जिनको दिया गया है,
इनका नाम है वसंत लक्ष्मी। क्या नाम है? वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। यहां पर मैं लिख देता हूं, नरसिम्हाचारी। और ये भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी जानती है। भरतनाट्यम कहाँ का है? भारतनाट्यम तो ये है तमिलनाडु का क्लासिकल डांस फॉर्म। और कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन से क्रिकेटर हैं जिनको क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये नेपाल के क्रिकेटर हैं, असफ शेख। इनको खेल में उत्कृष्ट जौहर, या फिर आप बोल सकते हो खेल में उत्कृष्ट कार्य दिखाने के लिए स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड क्रिस्टोफर मार्टिन से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड हर साल दिया जाता है एमसीसी के द्वारा। एमसीसी का मतलब पता है, इसको बोलते हैं मेरिल बोन क्रिकेट क्लब। मेरिल बोन क्रिकेट क्लब ये कहां पर है? ये है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 का जो संस्करण है ऐसे एफएफ चैंपियनशिप का, इसकी शुरुआत 21 जून से होने जा रही है और ये 3 जुलाई 2023 तक चलेगा। इस बार कौन से शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है? तो ऐसे एफएफ चैंपियनशिप का आयोजन इस बार किया जाएगा कर्नाटक के बेंगलोर में। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो बैंगलोर इस बार इसको होस्ट करेगा। इसका अनाउंसमेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा किया गया है। एआईएफएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में द्वारका है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत इसको होस्ट कर रहा है। भारत चौथी बार ऐसे एफएफ चैंपियनशिप को होस्ट करने जा रहा है। पहली बार भारत ने 2015 में तिरुवनंतपुरम में इसको होस्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है ली शी फेंग। क्या नाम है? ली शी फेंग। इन्होंने चाइनीज खिलाड़ी शी यू क्यू को हराया। किसको? शी यू क्यू। तो ली शी फेंग ने इस बार मेंस टाइटल जीता है। अब अगर विमेंस की बात करी जाए कि विमेन सिंगल इस बार किसने जीता है इसमें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इनका नाम ध्यान रखिए, एन से यंग। क्या नाम है? एन से YOUNG, एन से यंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द 24th एडिशन ऑफ विमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 इन न्यू दिल्ली? कहने का मतलब ये है कि विमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 जो कि 24वां संस्करण है इसका, नई दिल्ली में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये एक तरीके की पुस्तक है। इस पुस्तक का विमोचन इंद्रजीत सिंह राव के द्वारा किया गया है। और इंद्रजीत सिंह राव मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय के। ये पुस्तक कई चीजों के बारे में बताती है। दरअसल एजुकेशन के बारे में, रूरल अर्बन डिवाइडेशन के बारे में, जेंडर इक्वलिटी के बारे में, और वेजेस के आधार पर, मतलब जो चाहे किसी भी सेक्टर की हम बात करें, प्राइवेट सेक्टर में बात करें चाहे वेजेस सेक्टर में बात करें, तो महिलाओं और पुरुषों में किस तरीके से इनइक्वालिटी है, महिलाओं को कम वेज दिया जा रहा है, पुरुषों को ज्यादा वेज दिया जा रहा है, इन सारी चीजों की तरफ इशारा करती है ये किताब। आपके पास अब सिर्फ 24 घंटे हैं। 24 घंटे के बाद ये बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पर, स्टैटिक जीके का कंप्लीट बैच। आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है स्टैटिक जीके, हर एक एग्जाम में करीब 40 से 45% क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से ही पूछे जा रहे हैं। 40 से ज्यादा टॉपिक मैं इसमें कवर करूंगा। बाइलिंगुअल स्टैटिक जीके की आपको सारे टॉपिक्स की बुकलेट भी मिलेगी हिंदी और इंग्लिश में। 1000 से ज्यादा एमसीक्यू जो मेरे द्वारा सेट किए गए हैं उनका मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ये बैच 25 मार्च से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सुबह 9 बजे डेली यहाँ पर क्लास हुआ करेगी। डिस्काउंट कोड वरुण7 है। इस बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डायरेक्ट जाके इस बैच के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया 21 मार्च को। इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार के डाउन सिंड्रोम डे की जो थीम थी, इसकी थीम थी विद अस नॉट फॉर अस। आप में से हो सकता है कई लोगों को पता ना हो कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। डाउन सिंड्रोम एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है। और इसमें जेनेटिक, या आप बोल सकते हो क्रोमोसोम 21 अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है। मतलब कहने का मैं आपको आम भाषा में समझा देता हूँ। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि चेहरे पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। उसका चेहरा आपको एबनॉर्मल दिखेगा, थोड़ा सा फैला हुआ दिखाई दे सकता है। आंखों में लेजीनेस दिखाई देगी। ठीक है। और आंखें आपको आपको ऐसा लगेगा कि सो के ही उठा है हमेशा। ठीक है।
और आंखें बहुत वीक लगेंगी, डिप बिल्कुल रहेंगी, और कभी-कभी तो ऐसा लगेगा कि पूरी आँख खुल ही नहीं रही है। इसके अलावा हमेशा जम्वाई लेता रहेगा। इस तरीके के शुरुआत में सिम्पटम्स दिखते हैं। बाद में धीमे-धीमे ये हार्ट डिसीज़ का भी कारण बन सकता है, या बहुत ही कम उम्र में टाइफाइड भी हो सकता है, सॉरी थायरॉइड भी हो सकता है, ठीक है? तो ये है बेसिकली डाउन सिंड्रोम, जिसमें जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनका क्रोमोसोम 21 इफेक्टेड होता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कौन से दिन मनाया जाता है? तो वनों को बचाने के लिए ये दिवस हर साल 21 मार्च को ही मनाया जाता है। इस बार 2023 की थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ये इसकी थीम है इस बार की। तो ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो कि हम वनों को क्यों बचा कर रखें। उसका कारण है कि अगर वन है तो हम है, ये इकोसिस्टम है वन की ही वजह से। तो पेड़ अगर है तो हमारा जीवन है, अर्थात हमारा जीवन नहीं है फिर। अब मेरा आज का सवाल आपसे, चंडीगढ़ को यूटी के तौर पर कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। इसके अलावा आप एग्जाम इंजन पर मुझे फॉलो कर सकते हो। एमटीएस का फुल बैच भी चल रहा है, आप ये ले सकते हो एग्जाम इंजन पे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जीएस जीके एमटीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैच चल रहा है। ऐसे स्टूडेंट जो भी किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए जा रहे हैं, या फिर एक्स वाई जी किसी भी एग्जाम के लिए, और हिस्ट्री आप मुझसे केवल पढ़ना चाहते हैं, तो उसका पूरा रिकॉर्डेड बैच का ऑप्शन भी आपके पास एग्जाम इंजन पर आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। साथ में पीडीएफ भी इसके रहती है, जहां पर मैंने एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री कवर करी हुई है। जो स्टूडेंट लाइव बैचेस में मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए लाइव बैचेस चल रहा है हिस्ट्री और पॉलिटी का। आज की बात यहीं तक रहेगी। कल फिर से आपसे इसी टाइम पर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।